अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 10 की गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, या फिर राजस्थान बोर्ड के, या हरियाणा बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, किसी भी स्टेट बोर्ड के जो आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से इस वीडियो में फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आपके जो गणित की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें देखने वाले हैं, और बार बार ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, और हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से ज़रूर से तैयार करना। आपके पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 26 और 91 का HCF ज्ञात करना है। इसमें आपको महत्सप ज्ञात करना है 26 और 91 का। तो इसका जो सही आंसर आपके हो जाएगा, पहले इसमें HCF ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर करने अभाज्य गुणनखंड 26 के भी और 91 के भी। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे 13 बार, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो 13 का ही भाग जाएगा, क्योंकि 13 में 13 का भाग 1 बार जाता है। फिर 91 में 7 का भाग जाएगा 13 बार, फिर 13 में 13 का भाग देंगे 1 बार। तो दोनों में जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 13 आंसर हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। रैखिक बहुपद AX प्लस B का शून्य ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा शून्य ज्ञात करो उसके बराबर में 0 लिखेंगे। तो AX प्लस B बराबर 0, तो ये AX बराबर क्या होगा आपके माइनस का B, तो X बराबर हो जाएगा माइनस का B बटे में A। तो माइनस का B बटा A ऑप्शन सी में दे रखा है, यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन इसका जो तीसरा मान है C1 बटा C2 वो बराबर नहीं है, तो इन रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो कैसा होगा। तो ये जो आपके समीकरण दिखाई दे रहा है, ये जो अनुपात दिखाई दे रहा है, वो आपके समांतर रेखाओं का उदाहरण है। ठीक है, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं ऐसी रेखा होती है जो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनको हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये L और M दो समांतर रेखाएं, L समांतर है M के। तो जब दो रेखा एक दूसरे को काटेगी नहीं तो उसका कोई भी समाधान नहीं होगा, उनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके, इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन बी में इसका आंसर दे रखा है, इसका कोई हल नहीं है। अगर यही रेखा प्रतिच्छेदी होती तो उसका हम यहाँ पे अनुपात ये होता है A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो ये प्रतिच्छेदी होती, इसका अद्वितीय हल प्राप्त होता है। आपके वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं के सभी जो पेपर्स वगैरह हैं वो आपको PDF ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप जो क्लिक करके सारे मॉडल पेपर वगैरह वो सारे ऐप के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना पेपर होने के बाद में मुझे अपना पेपर इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है 75 68 35 00 69। पेपर पर अपना और ज़िले का नाम लिख के ज़रूर अपना जो पेपर इस नंबर पे व्हाट्सअप करना। अगला प्रश्न फिर आपके ये चौथा क्वेश्चन है, समांतर सदिश दे रखी है 2 7 12 का सार्वंतर ज्ञात करना है। जब भी सार्वंतर पूछे, कॉमन डिफरेंस पूछे, D का मान पूछे, इसके लिए हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो पहले पद का मान 2 है, दूसरे पद का मान 7 है, तीसरे पद का मान 12 है। तो हमें ज्ञात करना है इसमें D। तो D के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद कितना है 7, पहला पद कितना है 2, तो 7 में से 2 गए तो 5 आंसर आएगा। प्लस के 5 इसका आंसर है। एक और बात ध्यान रखने की, जो सार्वंतर है D का जो मान है वो माइनस में भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, सार्वंतर का मान ऋणात्मक, धनात्मक और 0 भी हो सकता है। अगला प्रश्न आपके हैं पांचवा क्वेश्चन है, यदि ए बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और P भी दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं, तो POA का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यहाँ पे इसका चित्र बना लेते हैं। ये एक स्पर्श, ये एक वृत्त है, और वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची हुई है। ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा है और यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा है। इन दोनों स्पर्श रेखाओं के जो स्पर्श बिंदु वो दे रखे हैं, ये यहाँ पे इसका केंद्र है O, और ये यहाँ पे बिंदु है बाहर P। तो P से एक स्पर्श बिंदु A है, एक स्पर्श बिंदु B है। तो PA और PB का जो मान है वो हमें दे रखा है, ये बराबर है, और इनके बीच का जो कोण है वो 80 डिग्री है। तो PA और PB का जो बीच का कोण है वो 80 डिग्री है। तो आपको बताना है कि ये POA, ये इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है। तो इस यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, यहाँ पे ये जो P पे कोण है, जो O पे कोण है वो 180 डिग्री होता है।
तो इन दोनों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर आएगी, तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो AOB ये जो कोण बन रहा है वो आपके 100 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें तो ये POA ये आधा कोण ही चाहिए। तो आधा कोण ज्ञात करने के लिए जो इसका पूरा कोण है इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दे रखी हैं 4:9, इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इनका वर्ग कर लेंगे, 4 का भी वर्ग और 9 का भी वर्ग, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है में आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी जो समबाहु त्रिभुज हैं, सभी समबाहु त्रिभुज वो समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी वो उसका, ये जैसे एक y अक्ष है, ये y अक्ष और ये x अक्ष है, तो y अक्ष से इसकी जो दूरी है वो होगा इसका x का मान, ठीक है, और x के मान को कहते हैं भुज। तो क्या कहते हैं उसको, भुज कहते हैं। y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है और x अक्ष से दूरी ये उसकी कोटि कहलाती है। ये इसका भुज है और ये इसकी कोटि है। x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई छाया की लंबाई बराबर हो, समान हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। हमेशा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने 45 डिग्री याद करना है। किसी भी मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो हमेशा 45 डिग्री ही होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में क्या संबंध होता है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यक और -2 माध्य होगा। 3 माध्यक -2 माध्य। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र बताना है, तो परिधि का जो सूत्र होता है वो है 2πr। ये वृत्त की परिधि का सूत्र है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है, तो असंभव घटनाएं जो प्रायिकता हमेशा 0 होती हैं और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। प्रायिकता का अधिकतम जो मान है वो 1 हो सकता है, न्यूनतम मान 0 हो सकता है। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन फिर आपके ये मिलान करना है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये एक सार समीकरण है, इसका जो मान है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये कोस 90 - थीटा अपने जो हट गए इस बार ये अपने को नहीं देखना है। अगला है फिर आपके टेन थीटा। टेन थीटा जो है वो आपके साइन बटा कोस के बराबर होता है। द्विघात समीकरण का विविक्तिकर होता है b² - 4ac। ये द्विघात समीकरण का विविक्तिकार है। और द्विघात समीकरण का मानक रूप तो ये होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका जो d का मान है विविक्तिकर है b² - 4ac, इसका जो मान है वो 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा होने पर इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, वो काल्पनिक होंगे। तो ये c में दे रखा है आपके मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। अगर इसका मान 0 से बड़ा होता है तो इसके मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं। अगर इसका मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक आता है और इसके मूल बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी एपी का n पदों का योगफल का सूत्र लिखना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो Sn का सूत्र है वो इसमें आपको लिखना है। तो Sn का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। ये Sn n पदों का योगफल होता है। मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी लिखनी है, जिसका सीधा सूत्र होता है मूल बिंदु को O मान लेते हैं, इसको बिंदु P मान लेते हैं। तो इसकी जो सीधी दूरी होती है वो OP बराबर √x² + y² इसका सूत्र होता है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है और समांतर होनी चाहिए, तो वो 2 हो सकती हैं। इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है और वो भी व्यास के सिरों पर खींच सकते हैं। ये जो व्यास है इसी के सिरों पर 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों समांतर भी होती हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपके वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। वृत्त का जो चाप होता है तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई इसका सूत्र होता है
थीटा बटे 360 इंटू 2πr, ये वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र है। अगर आपको इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना है तो इस 2πr की जगह पे क्या कर देना है, πr² कर देना है, बाकी पूरा सूत्र यही रहेगा। अगला प्रश्न है बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, πr²h, ये बेलन का आयतन होता है। अगला प्रश्न है, पांचवा क्वेश्चन है ये कि सत्य असत्य बताना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये असत्य है, ये असत्य है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। √3, √2, 2 माइनस √2, 3 प्लस √2, ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। अगला प्रश्न है कि 2, 4, 6, 8 एक समांतर श्रेणी है। तो इनमें सार अंतर देखेंगे, 2 का अंतर है सब में, तो हाँ ये समांतर श्रेणी है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये सही है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये इसका आंसर सत्य है। अगला प्रश्न है बिंदुओं -4 और 6 और 4 -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हैं। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र है वो आपको याद रखना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र होते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 और x2 के इसमें मान लिख लेते हैं। तो पहला मान x1 है और y1 है, दूसरा x2 और y2 है। x1 का मान -4 और x2 का मान +4 और बट्टे में 2, y1 का मान +6 और y2 का मान -6 और बट्टे में 2। तो ये -4 + 4 0/2, +6 - 6 0/2, तो ये 0 और 0 आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब ये सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा आपके सत्य हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक का आपको सूत्र याद रखना है ये, ठीक है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। बेलन का वक्रपष्टीय सूत्र जो होता है वो 2πrh होता है, ये बिल्कुल सही है। बेलन का वक्रपष्टीय 2πrh होता है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो नहीं, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ये असत्य है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ठीक है, कभी भी 0 से बड़ा नहीं, छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा, यही इस प्रायिकता का नियम है। फिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 8 के भी गुणनखंड करेंगे, 9 के भी गुणनखंड करेंगे और 25 के भी गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 8 के करेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 8 में 4 बार, फिर 4 में 2 का 2 बार, फिर 2 में 2 का 1 बार। 9 में 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 में 3 का 1 बार। 25 में 5 का देंगे 5 बार और 5 का देंगे 1 बार। अब HCF का मतलब ये होता है कि जो तीनों में कॉमन है। तीनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो 1 सभी में कॉमन है। तो इसका जो HCF वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे तो वहाँ पर आपको HCF कितना लेना है, 1 लेना है। अगला प्रश्न, इसमें 2 संख्याओं का इसमें HCF दे रखा है और इसमें आपको LCM ज्ञात करना है। तो दोनों को गुणा करके 9 का इसमें भाग देंगे, तो ये होता है A × B = LCM × HCF। ये ज्ञात करेंगे तो A × B का मान यानी कि 306 × 657 बराबर LCM तो ज्ञात करना है, और HCF का मान 9 इसमें दे रखा है। तो 9 का भाग दे देंगे इसमें, दोनों को गुणा करके, तो LCM हमारा आ जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके ये द्विघात बहुपद दे रखा है, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ इसको हल कर लेते हैं। द्विघात बहुपद है x² + 7x और प्लस में 10। इसको शून्य ज्ञात करने के लिए इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अब यहाँ पे इनमें 7 के टुकड़े करने ना, इसको 7 के टुकड़े करने जिनको गुणा करने पर 10 आ जाए। तो ऐसे 2 टुकड़े करने 7 के जिनको गुणा करने पर 10 आ जाए, तो वो हो जाएगा आपका 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 + 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² + 5x और प्लस में 2x और प्लस में 10। इसमें से 5 कॉमन आएगा तो हम 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा x + 5, x कॉमन आएगा इसमें से, तो यहाँ बचेगा x + 5। सेम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x + 5।
यहाँ पे x+5 दो बार है तो x+5 एक बार लिखेंगे और x+2 को एक कोष्ठक में बंद करेंगे। एक बार x+5 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान आएगा -5। एक बार x+2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आएगा -2। तो इसके दो शून्य प्राप्त होंगे, एक -5 है और एक -2 है। ऐसे ही आपको इस बहुपद का y बराबर px का आकृति दे रखी है और इसके शून्य की संख्या बतानी है। तो ये x अक्ष को जो ग्राफ जितनी बार काट रहा है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। तो ये 3 बार काट रहा है तो इसके 3 शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसके शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितना आएगा आपके इसमें आंसर 3 आएगा, क्योंकि ये इसको 3 बार काट रहा है, 1 2 और ये 3। आड़ी लाइन को ये 3 बार काट रहा है x अक्ष को, तो इसके 3 हल प्राप्त होंगे। y अक्ष को कितनी बार काट रहा है उसका इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, तो इसका आंसर आपके 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमेशा दे रखा है -3 और 2। इसके लिए आपको एक शॉर्टकट तरीका सूत्र याद करना है। जब भी आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो तो आप इस सूत्र में x² - अल्फ़ा प्लस बीटा ये शून्यकों का योग और इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें मान लिखेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम x² - अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो हमारा -3 है, तो यहाँ -3 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है। इनको हम सरल करेंगे तो ये आएगा आपके x² माइनस माइनस प्लस का 3x और प्लस के 2, यही अपने आंसर होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके x² प्लस 3x प्लस 2। ये वो शून्य के जिसके शून्यकों का ये वो बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसका ये तो कर लिया हमने, एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। इसमें एक कॉमन निकालना डायरेक्ट। इसमें आपके ये दे रखे हैं आपके 4u² प्लस 8u, तो इसमें से 4u कॉमन आ जाएगा, 4u तो अंदर बचेगा आपके u प्लस 2। एक बार 4u बराबर 0 लिखेंगे तो u बराबर 0 आएगा। एक बार u प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो u का मान जो आपके -2 आएंगे। अगला प्रश्न फिर आपके ये 10वां। इसमें आपको 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य दे रखा है 50 रुपये, 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य दे रखा है 46 रुपये। इसके आपको द्विघात ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनाना है। इसमें क्या करेंगे, पेंसिल को x मान लेंगे और कलम को y मान लेंगे। पेंसिल को x और कलम को y, फिर यहाँ पे गुणा करके जोड़ करनी है। तो 5 पेंसिल है तो इसको हम लिखेंगे हम यहाँ पे पेंसिल का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 5x, ये 5 पेंसिल का प्लस कलम कितने 7 है तो ये हमारा 7y हो जाएगा। दोनों का जो गुणा करके जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 50 आएगा। तो एक समीकरण तो ये बन जाएगी। दूसरी समीकरण हमारे ये 7x प्लस 5y बराबर 46 की बनेगी, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। इस प्रकार से आपको इसका जो समीकरण हल करना है। तो समीकरण बना ली, इसमें आपको 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46। अगला जो प्रश्न है अपने कि द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करने है जिसके 2 मूल बराबर हैं। अगर 2 मूल बराबर हैं तो इसका जो मान है वो विविक्तिकर जो है b² माइनस 4ac इसका मान 0 के बराबर होगा। इसकी तुलना करेंगे, इसमें abc का मान ज्ञात करेंगे तो a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है k और c बराबर है इसमें 3। मान ज्ञात करेंगे तो ये b का मान k हो जाएगा तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3 बराबर 0। तो ये आएगा आपके k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर 0। तो k² बराबर प्लस के 24, तो k बराबर √24, √24 यानी कि 2 इंटू यानी कि 6 चौक 24, तो 4 बाहर आ जाएंगे तो 2 बनेंगे। इसका आंसर आएंगे 4√2, 4 बाहर आएंगे तो 2 बनेंगे और अंदर 6 बचेंगे तो 2√6 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न फिर आपके ये कि जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जांच करने के लिए यहाँ पे x प्लस a का होल स्क्वायर है तो x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x प्लस x माइनस 3। तो यहाँ पर हम इसको अंदर गुणा करेंगे, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे
तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी के मान लिख लो इसमें, तो ए का मान x है तो x का स्क्वायर प्लस बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपके 2x बराबर में इसको अंदर गुणा करेंगे, 2 को x है तो 2x माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 6। अब इन सभी को बराबर से इधर ले आओ, तो ये प्लस के 2x और ये प्लस के 2x दोनों आपस में कट जाएंगे। समीकरण बचेगी इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 6 इधर आएंगे तो प्लस के 6 बराबर 0। तो ये आएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। इसकी घात कितनी 2 है तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें आपको बताना है कि एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है 2 बचेगी। अगला प्रश्न है ये 12वां। इसमें आपको समांतर श्रेणी का तीसरा ये पद दे रखा है। इसमें आपको 7, 13, 10 और 13, इसका आपको 8वां पद ज्ञात करना है। तो पहला पद a बराबर कितना हो जाएगा, तो पहला पद a बराबर हो जाएगा इसमें 7। d का मान कितना है इसमें 10 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और कौन सा पद ज्ञात करना है, 8वां, तो n बराबर 8 है और 8वां पद हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे इसमें nवां पद, जो nवां पद का सूत्र है वो लगाएंगे इसमें nवां पद। ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a n इन सभी के मान लिखेंगे। तो a8 बराबर पहला पद कितना है 7 प्लस n का मान इसमें दे रखा है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है। तो इसमें हम पहले कोष्ठक हल करेंगे, तो 7 प्लस ये 8 में से गया तो 7 इंटू 3, तो पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे। तो 7 प्लस 7 दिया 21 और 21 और 7 कितने हो गए 28 हो गए। तो इसका जो 8वां पद है वो कितना है 28, इसका आंसर होगा। इसके अथवा में एक और सवाल दे रखा है ये कि 3, 8, 13, 18, इसका कौन सा पद 78 है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये जो 78 दे रखा है उसका nवां पद है। पहला पद कितना है 3 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहला पद की जगह पे 3। d का मान कितने का अंतर है, ये 8 में से 3 गए तो 5 का अंतर है। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 का अंतर। n का मान हमें ज्ञात करना है और इसमें an का मान दे रखा है कितना है, nवां पद 78 है, तो इसमें लिख लेंगे 78। जो दे रखा उसको nवां पद में मान लिख लेंगे। इन सभी के मान यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे an का मान कितना है 78 है बराबर पहला पद कितना है 3 प्लस n का मान इसमें ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। इस 3 को इधर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 78 माइनस 3 बराबर n का 5 से गुणा करेंगे तो 5n आएगा माइनस 5 का 1 से करेंगे तो 5 आएगा। 78 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 75 बराबर ये माइनस के 5 इधर आएंगे तो प्लस के 5, तो ये हो जाएंगे आपके प्लस के 5 बराबर 5n। 75 और 5 जोड़ेंगे तो 80 आएगा और बराबर में 5n। n का मान ज्ञात करना है तो 5 का भाग दे देंगे 80 में, तो 80 बटा 5, 16 पंजे 80 होता है। तो n का मान कितना आया 16, तो ये 16वां पद 78 है। ठीक है, तो इसका जो 16वां पद है a16 वो कितना है 78 है। ये जो 78 है वो उसका 16वां पद है। फिर आपके अगला सवाल है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ये आपके 7.2 का सवाल है। इसमें आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना जो इसको 3:1 में बांटता है। तो पहला तो है इसमें आपके x1 y1 हो जाएगा और ये दूसरा हमारा x2 y2 हो जाएगा और ये इसका अनुपात है m1 अनुपात m2। वो जो सूत्र है वो हमें याद रखना है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हमें याद रखना है। विभाजन सूत्र होता है ये pxy बराबर ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। इसी प्रकार से इसका सेकंड हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में आएगा आपके m1 प्लस m2। इन सभी के मान लिखेंगे इसमें। तो m1 का जो मान है वो कितना है, m1 का मान इसमें आपके 3, m1 का मान कितना है इसमें 3 है। तो ये हो जाएगा आपके 3 इंटू x2 कितना है, x2 है हमारे 8, 3 इंटू 8 प्लस m2 कितना है, तो m2 1 है और x1 कितना है 4 है बटे में
3 + 1 बराबर 4 हो जाएगा। M1 3 × Y2 कितना है, Y2 है इसमें 5 प्लस M2 कितना है 1 और Y1 कितना है -3। माइनस में तो इसको कोष्टक में बंद करेंगे। यहाँ पर 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24 प्लस 4/4 और इधर आ जाएगा आपके 5 तिया 15 - 3/4। यहाँ पर 24 और 4 कितने हो गए 28/4 और 15 में से 3 गए तो 12/4। 28 में जो 4 का भाग है वो 7 बार जाएगा और 12 में 3 बार जाएगा, तो उस बिंदु के निर्देशांक 7,3 हो जाए। फिर आपके अगला क्वेश्चन है ये 15वां क्वेश्चन। यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos से और tan a का मान ज्ञात करना है। इसमें साइन का अनुपात दे रखा है, आपको cos का और tan का अनुपात ज्ञात करना है। अब साइन जो होता है वो लाल कक्का में आपको याद करना है, ये जैसे LAL KKA। इसमें आपके लंब और कर्ण का मान दे रखा है, इसमें आपको आधार ज्ञात करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका आधार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये तो इसका लंब है और ये इसका कर्ण है। तो आधार के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें दे रखा है कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर आधार हमें ज्ञात करना है और लंब का मान इसमें 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 बराबर a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3, सॉरी प्लस के 9 इधर आएंगे तो माइनस के 9 बनेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 16 - 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो a स्क्वायर बराबर 7 है, तो a बराबर कितना होगा √7। अब हमारे पास में आधार का मान भी आ गया है। आधार का मान आने के बाद में आपको लाल कक्का में ये cos और tan के अनुपात याद करने। तो cos a बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का जो मान है वो 3 है और कर्ण का मान आधार का जो मान है वो √7 है और कर्ण का जो मान है वो हमने 4 है। इसी प्रकार से tan a को ज्ञात करेंगे, तो tan का जो मान है वो इस प्रकार रहेगा लंब बटे आधार। इसमें लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है इसमें 3 और आधार का मान कितना है √7 है। तो इस प्रकार से आप इसमें cos tan cos sec सभी के मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है फिर आपके ये, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब ये वही बात है कि एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा, तो जितना मैच संगीता जीतेगी उतना मैच रेशमा हारेगी और जितना मैच संगीता हारेगी उतना मैच ये रेशमा जीतेगी। तो संगीता के हारने की प्रायिकता बराबर रेशमा के जीतने की प्रायिकता। अब संगीता के जीतने की दे रखी तो संगीता के हारने की भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी प्रायिकता का जो मान है वो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि होने की और नहीं होने की दोनों का हम जोड़ 1 होता है। तो संगीता के जीतने की प्रायिकता, संगीता के जीतने की प्रायिकता और संगीता के हारने की प्रायिकता, इन दोनों की जो योग है वो हमेशा 1 होता है। जीतने की दे रखी है और हारने की ज्ञात करनी है, तो जीतने कितनी है 0.62 बराबर हारने की तो हमें ज्ञात करनी है और बराबर में 1। तो हारने की ज्ञात करनी तो 1 में से 0.62 को घटा लेंगे, तो प्रायिकता हारने की बराबर क्या हो जाएगी 1 - 0.62। अब 0.62 में से ये 1 में से 0.62 घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपके 0.38। अब ये मैच वो संगीता हारती हैं, तो जो जीतेगी वो कौन होगी रेशमा हो जाएगी। जितना मैच संगीता हारती हैं उतना मैच ये रेशमा जीतेगी। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। विषम संख्या कौन कौन सी, पहले तो पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल परिणाम आएंगे 6। इसमें से अनुकूल परिणाम जिसमें संख्या विषम आती है, तो विषम के लिए 1 3 और 5। सूत्र लगाएंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है, इसका उत्तर आएगा 1/2। अगला प्रश्न फिर आपके 17वां क्वेश्चन। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इसमें
एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता कि वह निकाली गई गेंद लाल हो। तो पहले कुल गेंद गिन लेते हैं, कुल परिणाम कितना होगा, तो कुल तो होगा आपके 3 + 5 = 8। इसमें से लाल कितने हैं, तो 3 है, लाल के अनुकूल परिणाम 3 है और कुल के अनुकूल परिणाम कितने हैं, अच्छा काली के जो अनुकूल परिणाम वो कितने हैं, 5 हैं। तो लाल रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए लाल रंग की संख्या ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे कुल संख्या। काली नहीं, काली गेंद, तो काली गेंद कितनी है, काली गेंद 8 में से 5 काली गेंद है। तो लाल नहीं होने की मतलब क्या है, उसके काली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। काली गेंद कितनी है, वो है आपके 5 और बटे में कुल 8। ये दोनों के आंसर आपको लिख लेना है। फिर आपके अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसके अथवा में है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है 5 सेमी और 3 सेमी। उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन आपके 20वां है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और 5 मिनट में उसके द्वारा रचित क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो मिनट की जो सुई है वो 5 सेंटीमीटर में, इनकी 5 मिनट में कितने का कोण बनाएगी वो आपको पता होना चाहिए। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितने का बनाएगी, 5 × 6 यानी कि कितने डिग्री का हो जाएगा, 6 डिग्री का हो जाएगा वो 5 मिनट में। तो कोण का जो मान है वो आपकी कितना हो जाएगा, कोण का मान आपके 30 डिग्री हो जाएगा। तो 5 मिनट में ये जो कोण बनेगा 12 से जिससे 1 पे जाएगा तो ये 5 मिनट है। तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री है। दोनों जो 12 से 1 के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है। अब आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस क्षेत्रफल के लिए आपको r का मान पता होना चाहिए। r का मान, सुई की लंबाई है वो r का मान है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, इसमें r बराबर 14 है और कोण कितना है, कोण इसमें 30 डिग्री है। तो इसमें हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई थीटा बटे 360 × पाई r²। इसमें हम पाई का और r का मान लिख लेते हैं और थीटा का मान इसमें 30 डिग्री। तो 30/360 × पाई का मान 22/7 × r का मान 14 है तो 14 × 14। फिर 0 से 0 कटेगा, 3 के पार से 36 12 बार कटेंगे और 7 के पार से काट लेंगे 14 को 2 बार और 2 के पार से 2 को 1 बार और 12 कटेंगे 6 बार। फिर 2 के पार से ये 6 कटेंगे 3 बार और 22 कटेंगे 11 बार। अब आपको क्या करना है, 14 और 11 को गुणा करना है, 11 × 14 और उसमें 3 का भाग दे देना, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या पर एक अर्धगोलक पर अध्यारोपित है। खिलौने की ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर आपको एक शंकु अध्यारोपित करके खिलौना बनाया गया है। इस प्रकार का कोई एक अर्धगोला है, इसके ऊपर आपको एक शंकु इस प्रकार का एक खिलौना है और टोटल जो लंबाई है इसकी खिलौने की ऊंचाई है वो 15.5 और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 है। तो ये यहाँ 3.5 है तो इसकी जो ऊंचाई है अर्धगोले की वो भी 3.5 होगी। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 15.5 में से 3.5 को घटा लेंगे, वो आ जाएगी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। 12 ये है और 3.5 ये है। तो ये इसमें हम L का मान ज्ञात करेंगे। फिर अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय और इस शंकु का वक्रपृष्ठीय, दोनों का वक्रपृष्ठीय लगा के दोनों को जोड़ेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और उसकी शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन आपको पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का भी और इस शंकु का भी आपको आयतन निकालना है। दोनों का आयतन का सूत्र लगा के जोड़ना है और दोनों में r का मान सेम ही है, r का मान सेम ही है 1 सेंटीमीटर और शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि वो भी 1 सेंटीमीटर है और r का और h का सभी का मान 1 सेंटीमीटर लेना है और पाई के पदों में इसका उत्तर को छोड़ देना है। ये इसके आंसर आ जाएंगे। अगला प्रश्न, इसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए इसमें आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो इसमें आप CF ज्ञात करेंगे। CF ज्ञात करने के लिए
आपको इस आड़ी सारणी को खड़ी सारणी बनाना पड़ेगा। फिर हम CF ज्ञात करेंगे, तिरछा जोड़ेंगे, n/2 करेंगे, उससे हम माध्य का वर्ग निकालेंगे, फिर माध्य का सूत्र लगा के इस सवाल को पूरा हल करना है। इस वाले सवाल में आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो वही बहुलक जो सूत्र है वो आपको बड़ा सूत्र लगाना है इस बहुलक का। जो सबसे बड़ा बारंबारता है वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसी बहुलक वर्ग पर आधारित आपको पूरा सूत्र लगा के हल करना है। तो इसमें हम बहुलक को हल कर लेते हैं। तो बहुलक में ये सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, तो बहुलक वर्ग 3 से 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 5 हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 3 से 5। फिर इसमें आपको L का मान निकालना है, तो L का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा वो 3 है। फिर आपके F1 का मान वो आपके 8 है, और F0 का मान वो आपके 7 हैं, और F2 का मान इसमें 2 है, और H का मान 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा। ये F0 होता है, ये F1 होता है, ये F2 होता है। यहाँ पर आपको बहुलक का सूत्र लगाना है। बहुलक का सूत्र है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2 F1 माइनस F0 और इन माइनस में F2 इंटू H। इन सभी के यहाँ पे मान लिख लेते हैं। तो मान लिखने पर ये L का मान कितना लिखेंगे, L का मान लिखेंगे इसमें 3 प्लस F1 कितना है 8 माइनस ये जो F0 है इसका मान 7 है, और बटे में 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2, H बराबर इसमें 2। सबसे पहले इसमें 8 में से 7 को घटाएंगे, कोष्टक को हल करेंगे। तो 3 प्लस 1 और ये H का मान इसको गुणा करेंगे 2, और बटे में इन दोनों को गुणा करेंगे 8 और 2 16 माइनस ये 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। सबसे पहले इनको गुणा करेंगे ऊपर, तो यह आएगा 2 एकम 2, और बटे में 16 में से 9 गए तो 7 आएंगे। अब आपको 2 का अंदर भाग देना है 7 का। 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो इसमें पॉइंट लगाएंगे, 20 में भाग जाएगा 2 बार। 7 दूनी 14, फिर 6 बचेंगे, 60 हो जाएंगे, तो 7 8 56। तो इसका जो आंसर आएगा 0.28। तो 3 प्लस 0.28 इन सब की जोड़ करेंगे तो 3.28 इसके आंसर आएंगे।